आदाब। नमस्कार। आज 27 मई 2020 है। 27 मई 1964 1964। उस साल मैं 8वीं जमात में पढ़ा करता था और 8वीं जमात तक, तो 8वीं जमात में आने तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। बट 8वीं जमात में मुझे एक दोस्त मिला जिसने मुझे स्कूल से भागकर फिल्में देखना सिखाया। तो 27 मई 1964 के दिन हम लोग स्कूल से आधा दिन छुट्टी लेकर भागकर, क्योंकि हम लोग गोरेगांव में रहा करते थे, मुंबई का एक इलाका है गोरेगांव, तो वहाँ गोरेगांव ईस्ट में एक थिएटर था जो उस वक्त गोरेगांव टॉकीज कहलाता था। अब वो नए सिरे से बन गया है, अब एयर कंडीशन है। उसका नाम शायद कुछ और है जो मुझे फिलहाल याद नहीं है। बट 1964 में वो ईंट की इमारत थी जिस पर सीमेंट शीट की छत थी। हम लोग फिल्म देख रहे थे। फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जिसमें किशोर कुमार हीरो थे। उसका एक गाना बहुत मशहूर है, सबने सुना होगा, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। तो वो फिल्म आधी हो चुकी थी, इंटरवल हो चुका था। इंटरवल के बाद का हिस्सा दिखाया जा रहा था कि अचानक हमें उस सीमेंट शीट की छत पर कुछ चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। थिएटर उन दिनों एयर कंडीशन तो हुआ नहीं करते थे, पंखे हुआ करते थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये पत्थर की आवाज़ें क्या आ रही हैं सीमेंट शीट पर। खैर, फिल्म पूरी हुई, हम बाहर आए। लगभग 5:30 पौने 6 बज रहे थे। बाहर आए तो सन्नाटा था गलियों में, कहीं कहीं लोग जमा थे, दुकानें बंद थी, लगभग सब कुछ बंद करा दिया गया था। हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। अब उस उम्र में जब आप 8वीं जमात में पढ़ रहे हो और मेरी नस्ल के हों, आजकल के बच्चे तो बहुत मीडिया सावी हैं, हम लोग खैर उतने तेज नहीं थे। तो घर पहुंचे तो देखा कि अम्मी बहुत जोर से रो रही हैं। तो उनसे पूछा मैंने कि हुआ क्या। तब उन्होंने बताया कि नेहरू जी नहीं रहे। तो उस वक्त समझ में आया कि वो कितने बड़े लीडर थे जिनकी मौत पर सब कुछ बंद भी हो गया था और लोग बिना किसी के कहे मातम भी मना रहे थे। ये मुझे याद इसलिए आया क्योंकि आज चाचा नेहरू हम कहा करते थे उनको, उनकी बरसी है। साथ ही साथ याद इसलिए भी आया कि कुछ दिनों बाद अम्मी को मेरी इस आदत का पता चल गया, स्कूल से भागकर फिल्में देखने की, और मुझे बहुत मार पड़ने लगी अपनी माँ से। मेरी अम्मी बहुत सख्त थी, बहुत मारा करती थी। 2-4 महीने मैंने मार खाई।
मार खाने के बाद मैंने फैसला किया कि यार मार तो वैसे भी खानी है, तो सच बोल दिया जाए तो शायद मार कम पड़े, या हो सकता है मार उतनी ही पड़े, लेकिन झूठ बोलने पर कबूल करवाने के लिए मार लगातार पड़ती रहती थी। तो उस वक्त, उस उम्र में 13-14 साल की उम्र होगी, मैंने फैसला किया कि अब मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। उस दिन से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। मैं सच बोल देता हूँ। कभी कभार किसी का दिल न दुखे इसलिए बातों को छुपा लिया करता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे सीधे सीधे सवाल करे तो मैं जवाब झूठ नहीं देता, सच कहता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि सारी दुनिया ये मानती है कि कोई भी सच कहता नहीं। जब आप सच कहते हैं, ये मेरी अम्मी के साथ ही हुआ। जब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो एक रोज़ मैं स्कूल से भागकर फिल्म देखने गया था। घर पहुंचा, अम्मी ने पूछा कहाँ गए थे, क्या हुआ? मैंने कहा आज मैं स्कूल से भाग गया था, भागकर फलां फिल्म देखने गया। अम्मी ने कहा झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या हुआ है। तब से मेरी समझ में ये आ गया कि इस दुनिया में आप अगर सच कह देंगे तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन आप चैन से सो सकेंगे। आपको चैन रहेगा अपने दिल में, अपने अंदर, कि मैंने तो सच कह दिया। अब सामने वाला माने ना माने ये उनकी मर्जी है। खैर, लौटता हूँ अपनी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में। पिछले 2 दिन बुढ़ापे में सठियाने की वजह से मैंने बहुत बुरे वीडियो बनाए। कोशिश करूँगा कि आइंदा आपको ऐसी तकलीफ से गुजरने का मौका ना दूँ। हालांकि 20 लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, पर वो 20 बेचारे भी क्यों गुजरे ऐसी मुश्किल से। अब ये होगा कि थोड़ा सा मैं आगे पीछे होता रहूँगा, शायद क्रोनोलॉजी में ना चल पाऊँ। क्रोनोलॉजी जो आजकल एक डरावना सा शब्द बन गया है, खैर, तो मैं शायद क्रोनोलॉजिकल ना चलूँ। आज मुझे याद आ रहे हैं एक और मेरे गुरु जो बहुत कम दिनों के लिए साथ रहे। हुआ यूँ कि जब मैंने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट छोड़ी तो मैंने एक छोटी सी एजेंसी ज्वाइन की जिसका नाम था मिसेस बरूचा एंड कंपनी। नाम से ही आपको पता चलता है कि भाई पारसी कंपनी थी। उनका एक बड़ा क्लाइंट था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर में ही हेड ऑफिस जो है फाउंटेन पे बॉम्बे में, उस बिल्डिंग में उसका ऑफिस था। और चूंकि एजेंसी छोटी थी और मांग प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो बहुत से एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स को बतौर कंसल्टेंट हायर कर रही थी। लैरी ग्रांट से भी मैं वहीं मिला, अरशद फारूकी के बारे में बता चुका हूँ, मैं वहीं मिला। वहीं मेरी मुलाकात हुई जनाब महेश शर्मा साहब से भी। महेश शर्मा साहब ONM में, आज के ONM में, उस ज़माने के OBM में हिंदी डिपार्टमेंट और रेडियो डिपार्टमेंट संभालने के बाद फ्रीलांस करने लगे थे।
थिएटर भी करते थे, फिल्में भी करते थे। उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म है बासु भट्टाचार्य की फिल्म, उसका टाइटल था आविष्कार, और जिसमें लीड रोल में थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। अगर आप वो फिल्म देखें तो उसमें आपको महेश शर्मा जी शर्मिला टैगोर के पिताजी की भूमिका में नजर आएंगे। तो महेश शर्मा जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो वो उनसे बात करते करते सब्जेक्ट यूं पहुंचा कि बहुत से लोग हैं जो हिंदी कम जानते हैं लेकिन हिंदी पर ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं। तो महेश जी ने मुझे बताया कि वो एक किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे जो एक नया टूथपेस्ट लॉन्च कर रहे थे, और टूथपेस्ट का नाम सजेस्ट करना था। तो महेश शर्मा जी ने नाम सजेस्ट किया, ब्रांड नेम, उन्होंने कहा विमल टूथपेस्ट। तो वो जो सज्जन जो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट देखा करते थे, महेश जी ने बताया मुझे ये कि उन्होंने मुझसे पलटकर कहा कि आप जानते हैं संस्कृत में मल का मतलब क्या होता है? तो महेश शर्मा जी ने कहा जी हाँ जानता हूं। आप जानते हैं विमल का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने विमल का जवाब नहीं दिया लेकिन मल पर अड़े रहे। महेश शर्मा जी ने मुझे बताया कि उस रोज वो सज्जन एक सूती कपड़े का कुर्ता पहने हुए थे। वो कपड़ा जो कभी बहुत मशहूर हुआ करता था और मलमल कहलाता था। ढाके की मलमल बहुत मशहूर है। कहते थे कि ढाके की मलमल इस कदर अच्छी तरह से बुनी जाती है कि उसका पूरा थान आप एक सुई के सुराख से बाहर निकाल सकते हैं। तो महेश शर्मा जी ने उनसे कहा कि जो कुर्ता आपने पहन रखा है ये तो मलमल का है, अब इस मलमल को आप क्या कहेंगे? अगर संस्कृत के मलमल को आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, बाल को भूल भी जाएं। खैर, यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे तजुर्बात मुझे भी हुए। एक ऐसा तजुर्बा हुआ कि हमारी एजेंसी में हम लोग एक टॉयलेट सोप पे काम कर रहे थे। एंड टॉयलेट सोप का बेसिक प्रॉमिस था कि इसमें जो परफ्यूम है वो इस कदर पावरफुल है कि अगर आप इस साबुन से नहाएं तो वो परफ्यूम आपके साथ साथ आपके जिस्म पर, शरीर पर, आपके व्यक्तित्व में लिंगर करेगी। ऐसा नहीं है कि आप नहाकर निकलेंगे और 10-15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद वो खुशबू गायब हो जाएगी। वो खुशबू बहुत देर तक आपके साथ रहेगी। ब्रांड नेम सोचने थे, लगातार ब्रांड नेम सोचे जा रहे थे। ब्रांड नेम सोचने में एक फॉर्मूला है कि आपके ब्रांड नेम्स में अगर 5 वर्ड का ब्रांड नेम है तो उसमें 2 वावल होने चाहिए।
वाउल इंग्लिश के। जैसे हमारा जो ब्रांड नेम था लिम्का, उसमें आई और ए वाउल है। ये वाउल ब्रांड नेम को प्रोनाउंस करना आसान बनाते हैं। वो ब्रांड नेम जिनमें वाउल्स कम होते हैं वो बोलने में थोड़े मुश्किल होते हैं, और वो कंज्यूमर जो उसको अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वो दुकान में जाकर भी शर्म की वजह से कि पता नहीं आसपास के लोग हंसे हैं मुझ पर, उस प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से नहीं मांगते और अक्सर कॉम्पिटिटर ब्रांड लेके चले आते हैं। तो 2 कॉपीराइटर थे, लगातार लोग सोच रहे थे कि क्या ब्रांड नेम हो, क्या ब्रांड नेम हो। तो हमारी एक ट्रेनी कॉपीराइटर थी। खैर, अब जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर तो अब बहुत ज़्यादा जोक्स हो चुके हैं हिंदी में। जब ये हुआ था मेरे साथ तब ये बिल्कुल नया नया था। तो जो ट्रेनी कॉपीराइटर थी वो आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि सर, आई गॉट द अल्टीमेट ब्रांड नेम। आई सेड व्हाट? उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है कि खुशबू बहुत देर तक आपके साथ रहेगी। दिया, दैट मीन्स द परफ्यूम will hug you for a long, long time. Hug in English is a very nice sounding word. मैंने उनसे कहा जरा उसको देवनागरी में तो लिखो, क्योंकि आमतौर पर भारत में किसी भी चीज़ को बेचते वक्त हम 2 लिपियों का इस्तेमाल तो करते ही हैं। एक तो रोमन लिपि है जिसमें आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो HUG लिखेंगे आप जब देवनागरी में लिखेंगे तो सोचिए मतलब क्या होगा। कोशिश कीजिए देवनागरी में लिखकर देखने की। हग, वो भी एक टॉयलेट सोप के लिए। इसी तरह मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने एक इश्तिहार देखा था जिसका ऑब्वियसली अंग्रेजी से ट्रांसलेशन हुआ था। तो जब मुझे जो हिंदी में विज्ञापन था वो समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैंने ढूंढ ढांढ कर अंग्रेजी विज्ञापन मंगाया। अंग्रेजी विज्ञापन में हेडलाइन थी, वो क्या कहते हैं कि आपको कोई काम करने वाले आदमी की ज़रूरत हो, वैसा इश्तिहार था, जिसको हम लोग वैकेंसी ऐड कहते हैं। तो अंग्रेजी में हेडलाइन थी कि वी वांट अ पर्सन हु शुड नॉट हेजिटेट टू वर्क राउंड द क्लॉक। उसका हिंदी अनुवाद था, हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो घड़ी के चारों तरफ काम कर सके। ऑब्वियसली घड़ी के चारों तरफ राउंड द क्लॉक का ट्रांसलेशन था। फिर शायद हिंदी राइटर्स अंग्रेजी कॉपी लिखने लगे। मैंने एक विज्ञापन देखा इंस्टेंट वाटर हीटर, गीज़र के लिए, जो आप आमतौर पर बाथरूम में लगाते हैं, जिसको ऑन करते ही आपको नल से गर्म पानी मिलना शुरू हो जाता है। अब पानी और बिजली बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। उस विज्ञापन में तस्वीर थी जिसमें एक व्यक्ति बाथरूम में है शावर के नीचे, और उन्होंने पैर से
बाल्टी को दूर ढकेला हुआ है और हेडलाइन थी किक द बकेट। अब उस बेचारे को अंग्रेजी की इस कहावत का मतलब नहीं मालूम था कि किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। पानी के साथ बिजली का कॉम्बिनेशन मौत काफी आसान बना सकता है। तो ये थे कुछ मेरे विज्ञापन के दिनों की यादें। चूँकि मैं हिंदी राइटर्स की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आया था तब हम हिंदी राइटर्स की कोई ख़ास कदर नहीं थी। आमतौर पे अंग्रेज़ी राइटर लिखा करते थे और हम लोगों से ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता था। इसमें बड़ी मुश्किल होती थी। मुझे याद है एक ज़माना था जब ONM का दफ्तर चर्चगेट पे, बम्बई के चर्चगेट पर केसी कॉलेज के बगल में हुआ करता था। तो वहाँ एक दो बार मेरी मुलाकात आज के लिविंग लेजेंड जनाब पीयूष पांडे जी से भी हुई थी, क्योंकि लगभग करियर हम दोनों ने साथ साथ शुरू किया था। अब ये और बात है कि मैं कभी उतनी बड़ी एजेंसी में काम नहीं कर पाया। मैंने रेडियस बिकने के बाद 1994 में एजेंसी से सलाम कर लिया, अपना काम छोटा मोटा करता रहा कंसल्टेंसी का। हम लोग कभी दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन मैं उन पर बहुत गुरूर सा महसूस करता हूँ कि इस सज्जन ने, क्योंकि मेरी खास दोस्ती नहीं है तो मैं पीयूष नहीं कहूँगा, मैं उन्हें पीयूष जी ही कहूँगा, कि हिंदी के बैकग्राउंड से आने के बावजूद दुनिया की इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इतना बड़ा मकाम हासिल किया और एडवर्टाइजिंग को नए नए मोड़ भी दिए। सलाम पीयूष जी। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, जो मैं कल बात कर रहा था आपसे कि खबरें अब इश्तिहार की तरह बनाई जाती हैं। तो होता ये था कि भाई हम लोग एक लाइन आमतौर पर डिसाइड कर लिया करते हैं। मैं आपको टेक्निकलिटीज़ में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझिए मैंने एक साइन ऑफ लिख लिया। जैसे जब हम लोग अमूल चॉकलेट की कैंपेन किया करते थे तो हमारा साइन ऑफ था अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव। अब वो चाहे प्रिंट हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे जो कम्युनिकेशन हो, उसमें अल्टीमेटली टेक होम यही लाइन होनी थी। तो कल जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने एक बड़े सीनियर पत्रकार न्यूज़ एंकर को ये कहते हुए सुना कि आज आपको खबरें वही सुनानी होती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वो खबरें नहीं सुनाएंगे तो आपको टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो भाई आप तो हमारी तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज ये तो हमारी भाषा है। जर्नलिज्म में खबरें गढ़ी नहीं जाती थी, अब जो सच्ची खबरें हुआ करती थी वो सुनाया करते थे। अब जब वो ज़माना आया जब हमारे यहाँ बहुत सारे टेलीविज़न चैनल हो गए, एक ज़माने में तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, फिर उसके साथ में एक स्टार आया बीच में, फिर जी, फिर धीरे धीरे आज बहुत सारे चैनल हो गए। तो जो बड़े एडवर्टाइज़र हैं वो मीडिया प्लानिंग में एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको ब्लॉकिंग द चैनल्स या चैनल ब्लॉकिंग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब चैनल्स पे से 7 बजे का ब्रेक हो रहा है तो 7 बजे के ब्रेक में
पहला कमर्शियल सारे चैनल्स पर मेरा ही होगा, फिर चाहे आप जिस चैनल पर जाएं, आप मेरे संदेश से बच नहीं सकते। तो मैं वो सुनकर परेशान था और कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, तो मुझे 4 बड़े चैनल मिले और मैंने उन 4 बड़े चैनल्स का 9 बजे का प्राइम टाइम कंपेयर करने की कोशिश की और मैंने पाया कि उन चारों चैनल्स पर वही हो रहा था कि आप चाहे जहाँ जाएं, आपका टेक होम वही है, अमूल चॉकलेट, अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव। अब चाहे वो जमात हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो जो हो, संदेश एक। तो ये अगर एडवर्टाइजिंग नहीं है तो कोई मुझे समझा दे क्या है। चलिए, कल फिर देखूंगा, फिर आऊंगा, फिर कुछ बात करेंगे।